हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। आज का जो सेशन है इसमें आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अनाउंसमेंट को जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित आपकी लॉन्च हो चुकी है। तो अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। तो जो मैं आपको पर्सनली जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट है क्या, उस पर हम बात कर लेते हैं। इसमें आपका क्या क्या फायदा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका 11 अक्टूबर को, आज है आपकी 9 तारीख, तो आपकी 11 अक्टूबर को शाम को 7 बजे आपका एक टेस्ट होगा 150 मार्क्स का। और किससे रिलेटेड होगा? आपका चंडीगढ़ पीआरटी जेबीटी का जो एग्जाम होगा उससे रिलेटेड एक टेस्ट होगा आपका 150 नंबर का। अब इसमें होने क्या वाला है, इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट 150 क्वेश्चंस होंगे ना, आप एक तरह से ये समझिए ये आपके एग्जाम से पहले का एग्जाम ही है। इसमें मैं 150 प्लस जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना 150, मैं वो डालने वाला हूँ। 150 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, तो आप इस टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब आपका इसमें बेनिफिट क्या है? तो देखिए, बेनिफिट में जो फर्स्ट रैंक आएगी ना जिसकी, उसको कंप्लीट जो हमारा कोर्स है ना चंडीगढ़ जेबीटी का, वो फ्री मिलेगा। जिसकी सेकंड रैंक आएगी उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और जिसकी थर्ड रैंक आएगी ना उसको इसके अंदर 25% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपके बेनिफिट। अब इस कोर्स में है क्या और आपको इसके लिए करना क्या है? तो देखिए, आपको सबसे पहले जो एप्लीकेशन है ना फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित, उसको डाउनलोड करना है। जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहां से नहीं कर पाते हैं ना ज्वाइन, तो जो मैंने नंबर बताए हैं आपको, उस नंबर पे आप मैसेज कर देना। मैं जो लिंक है वो आपके पास पर्सनली शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अपने मोबाइल नंबर से आप इसको रजिस्टर कर लेना। देन उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना टेस्ट से रिलेटेड, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा ऐप के थ्रू, और या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों जगह जो टेस्ट की इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इस टेस्ट के अंदर देखिए, जैसे हमने अभी एसएसटी को, ये मानिए आपकी 2 से 3 दिन में एसएसटी है ना वो खत्म हो जाएगी विद पीडीएफ हो जाएगी। ठीक है, तो आप आराम से इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बार इनको आप रिवाइज कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 1000 प्लस जो स्पेलिंग्स है वो प्रोवाइड करवाऊंगा, 1000 प्लस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मैंने 1000 प्लस नहीं, आपकी 2000 प्लस जो स्पेलिंग्स है ना उनकी जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, हमारी साइंस है आपकी स्टार्ट हो जाएगी 1 से 2 दिन में। आपकी जो साइंस है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। करंट अफेयर यानी कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना वो सारी की सारी चीज़ें आपको कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आपके लिए बेनिफिट है। इस टेस्ट को आप 100% देना। एक तरह से आप ये समझना कि ये टेस्ट से पहले का टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर मैं जो 150 क्वेश्चंस डालूंगा ना वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये बात आप मान के चलिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। तो ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। बाकी जो भी चीज़ें हैं टेस्ट से रिलेटेड वो मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंघर्ष और आंदोलन। आंदोलन के बारे में आपको अच्छे से पता है। जनसंघर्ष, जनसंघर्ष का मतलब होता है लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लोगों की कुछ ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करवाने के लिए अपनी सत्ता के खिलाफ, अपने राजा के खिलाफ जो लोगों के द्वारा संघर्ष किया जाता है ना, तो बोला जाता है आपका जनसंघर्ष। तो इस टॉपिक में हम जनसंघर्ष और आंदोलन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है। हम पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो शक्तियां हैं ना, जो सत्ता का बंटवारा है वो ज़्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए सही तरीके से चीज़ों को लागू किया जा सके। जैसे हमने स्कूल का एग्जाम्पल पढ़ा था कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर स्कूल के अंदर पानी खत्म हो गया तो उसके लिए आप राज्य जो सरकार है उसको लेटर थोड़ी ना लिखेंगे, जो केंद्र सरकार है उसको लेटर थोड़ी ना लिखेंगे। आप अपने बेसिक तौर पे
आपकी ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम सभा हो गई, आप सभी आपस में मिलके उस समस्या का निपटारा कर लेंगे। और ये कब होगा? जब लोकतंत्र में जो सत्ता का बंटवारा है ना वो सही तरीके से होगा, जो सत्ता जो स्तर हैं सरकार के वो सही तरीके से लागू होंगे, तभी होंगे ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं, इसके बारे में समझेंगे हम समझेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है। सत्ताधारी तो आप समझ गए, जो शासक है यानी जो आपका शासन कर रहा है, जो गवर्नमेंट आपकी शासन को चला रही है। स्वच्छंद यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते, उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते। भाई सीधी और सिंपल सी बात है, अगर कोई सत्ता में है तो उनके ऊपर क्या होता है? प्रभाव भी होता है और उन पे दबाव भी होता है चीजों को करने का। क्यों? क्योंकि हर चीज वोट के अकॉर्डिंग होती है, लोकतंत्र है, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रभाव और दबाव आपका होता है। आगे बढ़िए। लोकतंत्र में अमूमन हितों और नजरियों का टकराव चलते रहता है। अमूमन ये वर्ड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन करने के, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अमूमन है, अमूमन का मतलब होता है आमतौर पर। क्या मतलब होता है? आमतौर पर। तो लोकतंत्र में आमतौर पर हितों और नजरियों का टकराव चलते रहता है। यानी कि हितों और नजरियों का टकराव का मतलब क्या हो गया? यानी कि दो दो पक्ष होते हैं, वो कुछ ना कुछ चाहते हैं, तो उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो उनके बीच में आपस में टकराव चलता रहता है। हितों और नजरियों के इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। आगे बढ़ते हैं। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। और ये संतुलन बैठाने का मतलब क्या है? तो सीधा और सिंपल सा है, कोई सरकार है जो सत्ता के अंदर है, यानी कि जिनकी सरकार है, अब उनके ऊपर दबाव भी है, तो जो विपक्ष है वो कुछ मांगे भी करेगा, उनके ऊपर दबाव भी डाल लेगा। तो सत्ता क्या करती है? कुछ मांगों को तो मान लेती है, और कुछ जैसे दबाव हैं वो दबाव के कारण कुछ चीजें कर भी देती है, यानी कि चीजों के बीच में संतुलन बैठाती है। ऐसा नहीं करती कि हर चीज के लिए मना ही करेगी। तो इसलिए बोला गया है जिनके पास सत्ता होती है ना उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है, यानी कि कुछ चीजों को मानना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, आगे भी आपका पूछा जा सकता है कि सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक जन आंदोलन खड़ा हुआ। जन का मतलब होता है लोग, यानी कि आपकी जनता। तो जनता का आंदोलन उठ खड़ा हुआ। नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ था। अब ये आप याद रखना, नेपाल के अंदर पहली बार जो लोकतंत्र है कब कायम हुआ था? 1990 के दशक में हुआ था कायम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। तो जब उस समय जब लोकतंत्र हुआ था ना, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन, लोगों के द्वारा जो निर्वाचित किए जाते हैं, जो लोग चुने जाते हैं, जिनको हम वोट डालते हैं, उनके द्वारा जो शासन किया जाता है क्या कहलाएगा? आपका लोकतंत्र कहलाता है। तो नेपाल में जो राजा थे ना वो औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा था, यानी कि नाम उसका चल रहा था, लेकिन जो वास्तविक सत्ता है ना वो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में थी। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अत्यांतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है? आपके संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार जो चीजें की जाती हैं उसको बोला जाता है संवैधानिक राजतंत्र। तो आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। कहने का मतलब ये है जब 1990 के अंदर आपका क्या है था, लोकतंत्र लागू हुआ था ना नेपाल में, उस समय राजा कौन थे? आपके राजा वीरेंद्र। ठीक है, तो इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा जो वीरेंद्र हैं इनकी हत्या कर दी गई। आप यहां तक स्टोरी को समझ गए होंगे। आगे देखिए। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, यानी इन्होंने लोकतंत्र जो होता है उसको मानने से इनकार कर दिया। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का इन्होंने फायदा उठाया। अब ऐसा कैसे हुआ? भाई सीधा और सिंपल सा है, उस समय नाम किसका चलता था? अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया है कि औपचारिक रूप से तो सब कुछ राजा ही था, लेकिन जो वास्तविक सत्ता है ना वो कौन चलाते थे? आपके जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, लेकिन इनका आगे नाम नहीं था। कहने का मतलब ये इतने ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे। किसका नाम चलता था? औपचारिक रूप से आपके राजा का ही नाम चलता था, और इस बात का फायदा उठाया था ज्ञानेंद्र ने। जो राजा ज्ञानेंद्र हुए, तो नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र
लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का इन्होंने फायदा उठाया और सन 2005 की फरवरी में, आपको याद रखनी है डेट, सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। आप समझ गए होंगे कैसे भंग किया, क्योंकि जो उस समय ना औपचारिक रूप से किसका नाम होता था, हर जगह आपका राजा का नाम होता था। बेशक जो आपकी गवर्नमेंट है कौन चला रहे थे, निर्वाचित सदस्य चला रहे थे, लेकिन ये सबके सामने नहीं थे, ये अनौपचारिक रूप से चला रहे थे। औपचारिक रूप से सब कुछ राजा ही था और इस बात का राजा ने फायदा उठाया और जो सरकार थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था, उसको पद से हटा दिया और जो जनता द्वारा निर्वाचित सरकार थी उसको क्या कर दिया, भंग कर दिया। कब? 2005 की फेब के अंदर, फेब 2005 में। आगे बढ़ते हैं। 2006 के अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथों से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। आप याद रखिएगा कि 2006 के अप्रैल में जो आंदोलन हुआ था ना, उसका लक्ष्य क्या था कि वापस से जो शासन है वो राजा के पास से जनता के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य थे उनके हाथ में आ जाए। तो संसद की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने में से एक थी पार्टी, कौन सी? 7 पार्टी अलायंस, SPA। तो SPA ने और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आयोजन किया। यानी कहने का मतलब क्या है, एक आंदोलन को छेड़ा गया और एक पार्टी है 7 पार्टी अलायंस, इसने क्या किया, गठबंधन किया और इन्होंने नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है ना, उसमें 4 दिन के लिए काठमांडू को बंद करने का आह्वान किया। यानी कि 4 दिन के लिए क्या किया गया, आपकी हड़ताल की गई, पूरे के पूरे काठमांडू को बंद कर दिया गया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये 4 दिन से भी आगे बढ़ गया, अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया और इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी आपके साथ हो गए, यानी कि इन्होंने भी इनका साथ दिया था। ठीक है, सप्तदलीय, देखिए SPA 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टी अलायंस का मतलब ये है, इसके अंदर जो ये SPA बनी थी ना, इसमें 7 पार्टियां थी, 7 पार्टी शामिल थी इसके अंदर, इसलिए इसका नाम रखा गया है SPA 7 पार्टी अलायंस, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर गए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चली और 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या कितनी, 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया, यानी कि एक समय बता दिया कि इस दिन तक हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं होती हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन हम लेंगे। तो यार रानी की राजा को एक अल्टीमेटम दे दिया, एक डेट दे दी। तो वो डेट क्या थी, आगे बात करेंगे हम। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए और सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। ये थी लोगों की मांग, क्या थी कि सर्वदलीय सरकार। तो आप याद रखना, जो लोगों ने मांग उठाई थी वो किस सरकार के बारे में उठाई थी, तो वो चाहते थे कि सर्वदलीय सरकार बने। तो आप सर्वदलीय सरकार का नाम याद रखिएगा, सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। तो आपको डे का पता चल गया है, कौन सा डे था अल्टीमेटम का, 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। SPA ने गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए कि किस पार्टी ने प्रधानमंत्री चुना था, आपकी SPA पार्टी ने, 7 पार्टी अलायंस ने। और किसको चुना था, गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था। संसद फिर से बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर SPA और माओवादियों के बीच में क्या बनी, आपकी सहमति बनी। क्या बनी, SPA और माओवादी के बीच में आपकी सहमति बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया। याद रखिएगा आप कि जो राजतंत्र है नेपाल के अंदर वो कब खत्म हुआ था, आपका 2008 के अंदर। कब खत्म हुआ, 2008 में। आप याद रखिएगा राजतंत्र कब खत्म हुआ, 2008 में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजतंत्र कब खत्म हुआ,
2008 में, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था, 2008 में बना था। लेकिन 2015 में यहाँ पे एक नए संविधान को भी अपनाया गया। कब अपनाया गया? 2015 के अंदर, आप याद रखिएगा। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्या है? प्रेरणा का स्रोत, यानी कि जो क्या चाहते हैं, लोकतंत्र प्रेमी है ना, जो लोकतंत्र चाहिए जिनको, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है नेपाल के लोगों का यह संघर्ष। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। माओवादी, अभी जस्ट मैं पीछे एसपीए और माओवादी की गठबंधन की बात कर रहा हूं। एसपीए प्लस में माओवादी। ये माओवादी क्या होते हैं इसके बारे में देखिए। तो चीनी क्रांति के नेता थे आपके माओ। तो माओ की जो विचारधारा थी ना, उस विचारधारा को मानने वाले जितने भी लोग थे वो कहलाए आपके माओवादी। तो माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे, यानी कि हिंसा की तरफ थे ये। सशस्त्र का मतलब क्या होता है? आपके शस्त्र के साथ। स का मतलब होता है साथ। तो सशस्त्र क्रांति का मतलब हो गया जो हथियारों में विश्वास रखते थे, सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे कि हम अपनी चीजों को वापस लेकर रहेंगे। खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, इस वजह से इनको बोला गया आपका माओवादी। आप याद रखिएगा, क्योंकि सशस्त्र क्रांति को क्या कर देते थे, ये प्रमोट करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने नेपाल का पढ़ लिया। नेपाल का लोकतंत्र किस तरह से स्थापित हुआ था, कब पहली बार हुआ था, कब आखिरी बार हुआ, नया संविधान कब लागू हुआ। जैसे 1990 के दशक में पहली बार बना था लोकतंत्र। उसके बाद 2008 के अंदर क्या हुआ था, आपका जो राजतंत्र है वो खत्म हो गया था। और नया संविधान कब बना था, आपका 2015 के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम बोलिविया का जल युद्ध। जल युद्ध का मतलब आप समझ गए होंगे क्या है, यानी कि पानी के लिए युद्ध। और आपके देश का नाम क्या है, बोलिविया। तो पढ़ते हैं चलिए। नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना अथवा उसके पुनरुद्धार की बातें बताती हैं। भाई नेपाल में यही हुआ है ना, लोकतंत्र की स्थापना हुई है ना, तो ये घटनाएं इसी बारे में बताती है। बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया था। पानी का निजीकरण, निजीकरण का मतलब क्या हो गया, कोई एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी, वो क्या कर रही है, अपना अधिकार जमा रही है। पानी के निजीकरण के खिलाफ हुआ था बोलिविया के अंदर युद्ध। यानी कि कोई भी आप ऐसे माने कोई क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, और वो क्या कर रही है, वो पानी के ऊपर कंप्लीटली अपना अधिकार दिखा रही है कि जो पानी है, पानी के ऊपर मेरा अधिकार है, जैसे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी उसी तरीके से आपको पानी को लेना है। तो बोलिविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया था। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता में जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि लोगों को अपनी मांगे मनवाने के लिए, सही चीजों के लिए जनसंघर्ष करना पड़ता है। तो लोगों के साथ जो जनसंघर्ष है उसका एक अंदरूनी रिश्ता है, याद रखिएगा। बोलिविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। तो आप याद रखना, बोलिविया कहाँ का देश है, लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला था। किसने डाला था, विश्व बैंक ने डाला था। किसके ऊपर, नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला था यहाँ की सरकार पर। किसने, विश्व बैंक ने। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिए थे। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की जो कीमत है ना, वो 4 गुना इजाफा कर दिया, यानी कि 4 गुना बढ़ा दी। अनेक लोगों का पानी का जो मासिक बिल है ना, वो 1000 रुपए तक आने बोला, यानी कि 1000 रुपए पर मंथ आपका बिल आने लगा। जबकि लोगों की जो इनकम थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए पर मंथ थी। कितनी थी, 5000 रुपए, यानी कि 1/5 हिस्सा जो था ना, वो पानी के अंदर जाने लगा। इसके फलस्वरूप स्वतःस्फूर्त जनसंघर्ष भड़क उठा। अब स्वतः का मतलब होता है अपने आप, और स्फूर्त का मतलब होता है तुरंत। तो जब ऐसा हुआ ना, तो अचानक से अपने आप ही जो लोगों का संघर्ष था ना, जनसंघर्ष था ना, वो अपना भड़क उठा। तो स्वतः स्फूर्त का मतलब क्या हो गया, स्वतः मतलब अपने आप, और स्फूर्त मतलब एकदम तुरंत, जल्दी से क्या हुआ, आपका जनसंघर्ष जो था वो आपका भड़क उठा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया, और इस गठबंधन ने शहर में
4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। आम हड़ताल का मतलब नॉर्मल एक हड़ताल की थी। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस प्रकार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। यानी कि लोगों ने जब आंदोलन किया ना, तो पुलिस ने क्या किया, बर्बरतापूर्वक, यानी कि उसके ऊपर क्या चलाए, लोगों के ऊपर क्या चलाए, आपके डंडे चलाए। इस तरह की बातें की जा रही हैं कि बर्बरतापूर्वक का मतलब यह हो गया कि लोगों को जबरदस्ती दबाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। यानी कि लोगों को दबाने की कोशिश की, उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी, सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की। तो फरवरी के अंदर आंदोलन हुआ तो बर्बरतापूर्वक दमन किया, यानी कि लोगों पर लाठी चार्ज किए, डंडे चलाए, ये सब चीजें की। और अप्रैल में जब एक बार फिर हड़ताल हुई तो सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया था, यानी कि लोगों की बातें बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द किया गया तथा जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गई। तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। इस आंदोलन को बोलिविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप इसकी पूरी पृष्ठभूमि को याद रखना। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो विश्व बैंक है उसने सरकार के ऊपर क्या डाला, दबाव डाला कि जो पानी है ना, पानी की जलापूर्ति है वो नगर पालिका से ले ली जाए। तो सरकार ने क्या किया, जो बहुराष्ट्रीय कोई कंपनी थी उसको दे दिया ठेका। अब उसने क्या किया, अब जो आपका 1,000 रुपए है ना, बिल आने लगा, 1,000 रुपए पर मंथ लोगों का बिल आने लगा पानी का, जो कि बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि लोगों की जो पेमेंट थी ना, वही आपकी 5,000 रुपए पर मंथ थी। तो इसलिए लोगों में जो जन संघर्ष है वो अपने आप ही उठ खड़ा हुआ। सरकार ने दबाने की कोशिश भी की, लेकिन दबा नहीं पाई। अंततः जो कंपनी थी उसको वहां से भागना पड़ा। आंदोलनकारियों की सारी बातें सरकार को माननी पड़ी और जो फिर से दोबारा से जो नगर पालिका है ना, वही पानी उसको ही सौंप दिया गया, उसको ही जिम्मेवारी सौंप दी गई। तो इस आंदोलन को बोला जाता है बोलिविया का जल युद्ध। तो अब ये सारी सारी पृष्ठभूमि यानी कि स्टोरी की तरह याद रखोगे ना, तो आपके माइंड में सेट रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र और जनसंघर्ष। कि आपका जो लोकतंत्र है ना, लोगों का जो शासन है, उसका जन संघर्ष से क्या रिलेशन है, हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा और अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलिविया में के जन संघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया था। तो सीधा और सिंपल से है। दो कथाएं पढ़ी हमने, नेपाल के बारे में पढ़ा और बोलिविया के बारे में पढ़ा। तो नेपाल का तो मकसद क्या था कि वहां पे लोकतंत्र को स्थापित करना था, वहां पे क्या था, राजतंत्र था। तो उस राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र को स्थापित करना था नेपाल में हुए जनसंघर्ष का मकसद, उद्देश्य। जबकि जो बोलिविया के अंदर जो जनसंघर्ष हुआ था ना, उसका मकसद क्या था कि सरकार तो वहां पे लोकतांत्रिक पहले से ही थी, लेकिन इस सरकार से जनता अपनी मांगे मनवाना चाहती थी। तो यहाँ पे जो लक्ष्य था ये था बोलिविया का। तो दोनों लक्ष्य आप याद रखना। बोलिविया का जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था। भाई विशेष नीति थी, सरकार ने क्या किया था, जो पानी है, पानी की जलापूर्ति है, उसकी जिम्मेवारी किसको सौंप दी थी, किसी प्राइवेट कंपनी को सौंप दी थी। तो एक विशेष नीति हो गई ना, एक विशेष नीति के खिलाफ था बोलिविया के लोगों का जनसंघर्ष। जबकि जो नेपाल है, नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे वो राजतंत्र को खत्म कर रहे थे। तो राजतंत्र जब खत्म होगा तभी तो आपका लोकतंत्र स्टार्ट होगा। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का शासन, यानी कि वो अपनी राजनीति की एक नींव रख रहे थे। तो दोनों घटनाओं के अंदर क्या है, आपका डिफरेंस है। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर क्या थे, आपके अलग अलग थे। ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का क्या है, उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। लामबंद का मतलब क्या होता है, जब बड़े पैमाने पर जो लोग हैं ना, जब बड़े पैमाने पर लोग किसी मकसद के लिए जब इकट्ठा होते हैं ना, आंदोलन करते हैं ना, तो वो आपका लामबंद कहलाता है। क्या कहलाता है, लामबंद कहलाता है। किसी विशेष मकसद के लिए जब लोग मिलकर एक साथ होके जब जन संघर्ष करते हैं ना, तो वो आपका कहलाता है लामबंद। आप याद रखिएगा। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति यानी कि सीधा और सिंपल सा है जन समर्थन, लोगों का समर्थन, यानी कि लोगों ने आपस में मिलकर इस विवाद को इसके परिणाम तक पहुंचाया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
एक शब्द होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं, इनसे के साथ खेलने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, फिर चीजें इजी हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका भी निर्णायक रही है। भाई राजनीतिक संगठन तो थे, नेपाल के अंदर आपने क्या देखा था, एसपीए देखा था। तो इस तरह से इनका भी क्या था, अपना अपना रोल था। पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास ऐसे ही हुआ है। इस तरह हम इन दो उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब वो निष्कर्ष क्या है, हम वो देखते हैं। देखिए आप, लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब लोग संघर्ष करते हैं ना किसी चीज के लिए, और जब सरकार उन बातों को मानती है तो सरकार समझ जाती है, सरकार को काफी चीजें सीखने को मिलती हैं कि लोग अपनी मांगे उठा सकते हैं, अपने लिए वो बोल सकते हैं। और इसी से क्या होता है, आपके लोकतंत्र का विकास होता है। क्यों? क्योंकि सरकार फिर नए नए रूल बनाती है, ठीक है, जो लोगों के हित में हो। और लोगों के हित में है तो कहने का मतलब लोकतंत्र है, लोगों की सुनी जा रही है, उनकी बातें मानी जा रही है। तो लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए क्या होता है, आपका विकास होता है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं, और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का क्या ना हो, संघर्ष न हो। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, आम सहमति से हो जाते हैं, और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं होता है। जैसे जब देश आजाद हुआ था तो जो वोटिंग की एज है वो रखी गई। तो ऐसे जो फैसले होते हैं ना, जैसे वोटिंग की एज रखनी है, शादी की एज रखनी है, तो इनमें ज्यादा आपका वो नहीं होता, जो संघर्ष है वो नहीं होता है, क्योंकि ये सबके हित में होते हैं। तो आसानी से ये चीजें मान ली जाती हैं। ठीक है, फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले लोगों के बीच में क्या होता है, आपका संघर्ष होता है। अमूमन फिर से आ गया, इसका मतलब क्या होता है, आमतौर पर। मैं आपको बता चुका हूं कि आमतौर पर जो निर्णायक घड़ी है ना लोकतंत्र की, वही होती है जब सत्ताधारी यानी कि जो सत्ता में है और जो सत्ता चाहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या हो, संघर्ष हो। वही होती है आपकी लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। भाई सीधी और सिंपल सी बात है, कोई सरकार है वो क्या है, आपकी सत्ता के अंदर है, और दूसरी सरकार, विपक्ष वाली सरकार, सत्ता के अंदर नहीं है। तो जो विपक्ष वाली सरकार है वो क्या करेगी, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी मांगे मतलब जो लोगों ने इनसे कही हैं कि सर ये चीजें होनी चाहिए, ये हमारे हित हैं, इनमें मांग उठाओ, तो विपक्ष से वो क्या करता है, इन चीजों के लिए आवाज उठाता है। तो लोकतंत्र की जो निर्णायक घड़ी है ना, वो यही होती है कि जब सत्ताधारी और सत्ता चाहने वाले लोगों के बीच में क्या होता है, आपका संघर्ष होता है। याद रखिएगा, ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, अथवा वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में होती हैं। वही होती है आपकी ये घड़ी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। फिर से आपका लामबंदी आ गया, और लामबंदी में आपको बता चुका हूं, जब किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए आपस में लोग मिलकर जब जन संघर्ष करते हैं ना, तो वो आपकी लामबंदी कहलाती है। तो लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। ये आपका सेकंड नंबर पे है। संभव है कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए भी हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब कोई समस्या नहीं सुधरती है ना, जब कोई संघर्ष है उसका कोई समाधान नहीं निकलता है, तो कौन सी संस्थाएं, जैसे आपकी संसद हो गई, आपकी न्यायपालिका यानी कि आप कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो इनके द्वारा भी आपके फैसले होते हैं। लेकिन जब विवाद ज्यादा गहन हो जाता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। यानी कि जैसे आपकी सुप्रीम कोर्ट हो गई, आपकी संसद हो गई, वो खुद भी उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनसे बाहर यानी कि जनता के माध्यम से होता है। तो आप इन बातों को याद रखिएगा, जब कोई मुद्दा गहन हो जाता है और जो संस्थाएं हैं वो खुद उस मुद्दे का हिस्सा बन जाती हैं, तब आपका फैसला कौन करता है, आपकी जनता। यानी कि उस समय जो जनता है, जनता के माध्यम से उस विवाद का समाधान किया जाता है। आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। भाई सीधा और सिंपल सी बात है, संघर्ष यानी कि जनसंघर्ष। लामबंदी में आपको बता चुका हूं कि लोग आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, जनसंघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सेम बात है। इनका जो आधार है ना वो राजनीतिक संगठन होता है। राजनीतिक संगठन आधार क्यों बताया है, भाई सीधे और सिंपल सी बात है, आपने आंदोलन छेड़ा या आपने जनसंघर्ष छेड़ा, तो कोई ना कोई तो आपको आगे खड़ा होने वाला चाहिए ना, कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कोई संगठन तो आपको चाहिए ना। तो इसलिए बोला गया है ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का जो आधार है ना वो कोई ना कोई राजनीतिक संगठन होता है। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में
स्वतःस्फूर्त होने का भाव भी कहीं न कहीं आपका जरूर मौजूद होता है। यानी कि लोगों को जब जरूरत होती है ना तो वो अपने आप उठना स्टार्ट कर देते हैं। स्वतःस्फूर्त अपने आप, जैसे वहां पे पानी का बिल बढ़ा, 1,000 रुपए पर मंथ आने लगा, तो लोगों ने अपने आप ही सारे एक साथ खड़े हो गए। स्वतः यानी कि अपने आप, स्फूर्त यानी कि तुरंत, तो लोग तुरंत अपने आप ही खड़े हो गए। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि अचानक से 1,000 रुपए पर मंथ क्या हो गया था, आपका पानी का बिल बढ़ गया था। तो इसलिए बोला गया है कि यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतःस्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं आपका जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतःस्फूर्त, सार्वजनिक भागीदारी, संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। इस लाइन का मतलब क्या है भाई? सीधा और सिंपल सा है। आपने आंदोलन किया, आपने जनसंघर्ष किया, आप किस लिए कर रहे हो? अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर रहे हो। अब इन मांगों को सरकार के सामने भी तो कोई ना कोई रखेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जितनी भारी संख्या में अगर आप लोग जा रहे हो, जनसंघर्ष कर रहे हो, तो सभी आप अंदर जाके बात करोगे एक साथ। आपका कोई ना कोई एक लीडर तो होगा ना, कोई ना कोई आपकी एक पार्टी है, वो उसको लीडर तो बनाना पड़ेगा ना, कोई से ना किसी संगठन को लीडर तो बनाना पड़ेगा ना। तो वो क्या करेगा? अंदर जाके बात करेगा। तो यहाँ पे वही बात आपकी बताई गई है कि लेकिन जनता की स्वतःस्फूर्ति, सार्वजनिक भागीदारी, संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। संगठित राजनीति के कई माध्यम होते हैं, जैसे आपका कोई राजनीतिक दल हो गया, मैंने बताया ना भाई, कोई ना कोई लीडर बना के भेजोगे आप, वो राजनीतिक दल का लीडर भी हो सकता है। आपके दबाव समूह जो होते हैं वो भी हो सकता है, और आपके आंदोलनकारी समूह भी हो सकते हैं। इनके जरिए हम अपनी बात को किसके पास पहुंचाते हैं? सरकार के पास पहुंचाते हैं। यहां पे आपको यह समझाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। सन 1984 में देखिए एक एग्जाम्पल है, कोई एक और घटना है जिसके बारे में बताया गया है कि सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई थी। इस नाम से, कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड के नाम से। और कब बनाई थी? 1984 में। इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में दी गई थी। इसमें से अधिकांश जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के चरागाह के लिए करते थे। कंपनी ने इस जमीन पर कौन से पेड़ लगाए? ये याद रखना आप, यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं जिनको बोलते हैं हम नीलगिरी। तो आपके नीलगिरी के पेड़ लगा दिए थे आपकी कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, उस कंपनी ने यूकेलिप्टस के पेड़। और इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाता था। तो आपको यह बात याद रखनी है कि कागज बनाने की लुगदी के लिए, तैयार करने के लिए जिस पेड़ का यूज किया जाता है, जिस पेड़ का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? या तो आप यूकेलिप्टस बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे नीलगिरी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी। दोनों में से एक नाम आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है यूकेलिप्टस है उसको क्या बोलते हैं? हम नीलगिरी बोलते हैं। नीलगिरी है उसको क्या बोलते हैं? हम यूकेलिप्टस बोलते हैं। और इसका यूज कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाता है। आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सन 1987 में कितको हकीचो, देखिए नाम याद रखना आप, कितको हकीचको अर्थात तोड़ो और रोपो नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ। तो आपको याद रखना है कि कितको हकीचको या फिर तोड़ो और रोपो आंदोलन का संबंध कहां से है? आपके कर्नाटक राज्य से है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। इसमें अहिंसक प्रतिरोध, यानी कि यहां पे भी क्या था? आपका शांतिपूर्ण प्रतिरोध किया गया था। अहिंसक का मतलब क्या है? आपकी हिंसा का यूज न होना, हिंसा न होना, यानी कि कोई मारकाट, कोई आगजनी, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं थी। तो अहिंसक प्रतिरोध किया गया। उसके बाद लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़े और उनकी जगह वैसे पेड़ लगाए जो जनता के लिए क्या थे? आपके फायदेमंद थे। ये हुआ था आपके कितको हकिचको आंदोलन, जिसे हम तोड़ो और रोपो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। लामबंदी और संगठन। लामबंदी में आपको पहले भी बता चुका हूं कि लोगों का जनसंघर्ष और जो संगठन, उनके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए आप, हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी कि एसपीए ने किया था। किसने किया था? एसपीए ने किया था। 7 आपको अलायंस, मैं आपके बारे में बता चुका हूं, 7 पार्टी अलायंस, SEVEN, 7 पार्टी अलायंस, ALLIANCE अलायंस, आप याद रखिएगा। तो 7 पार्टी अलायंस ने क्या था? इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए थे जिनके कुछ न कुछ सदस्य संसद के अंदर थे। लेकिन इस जनसंघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए नहीं था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एसपीए शामिल नहीं था। एसपीए के अलावा भी काफी जो पार्टियां हैं, संगठन है, मजदूर संगठन हो गया, काफी चीजें शामिल थी। इस जनसंघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी,
जिसको हम क्या बोलते हैं, माओवादी ने भी भाग लिया था। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो चीन के थे माओ, उनकी विचारधारा पर जो लोग चल रहे थे उनको हम माओवादी बोलते हैं। तो जो नेपाल का जन संघर्ष था ना, इसमें नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया था, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था। किस पार्टी को? आपकी माओवादी को। जब भी तो ये क्या बात करते थे, आपकी हिंसा की बात करते थे, सशस्त्र क्रांति की बात करते थे, सशस्त्र क्रांति की बात करते थे। आप इन बातों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी, माओवादी मैं बता चुका हूं, और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। किसने? माओवादी ने। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन भी शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। तो आपको याद रखना है, नेपाल का जो जन संघर्ष था उसमें किसने भाग लिया था? मजदूर संगठन ने भी लिया था, उनके परिसंघ यानी कि उनके नीचे जो और भी संस्थाएं थी ना, उन्होंने भी भाग लिया था। ठीक है। अन्य अनेक संगठनों जैसे मूलवासी लोगों के संगठन, मूलवासी यानी कि वहां पे रहने वाले जो लोग थे ना, मूल निवासी थे, उनका संगठन, शिक्षक, वकील और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने भी इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था या फिर इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला, उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो युद्ध हो रहा था ना, जो आंदोलन चल रहा था ना आपका, उसके जो अगुवाई है यानी कि उसका कोई लीडर, उसका साथ देने वाला या समर्थन देने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं था। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर ने किया था। फेडेकोर एक संगठन है, तो फेडेकोर नामक संगठन ने बोलीविया के अंदर जो पानी के निजीकरण के खिलाफ जो आपका आंदोलन चल रहा था, उसका समर्थन, उसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? फेडेकोर ने नेतृत्व किया था। आप इस बात को याद रखिएगा। इस संगठन ने इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल किए थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखानों मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबंबा विश्वविद्यालयों के छात्र और शहर में बढ़ती बेघर जो बच्चे थे उनकी आबादी, उन्होंने इस आंदोलन का साथ दिया था। कौन से आंदोलन का? आपके बोलीविया के जल युद्ध के अंदर। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। अब देखिए, आपको याद रखना है, बोलीविया जो था ना, बोलीविया का जो जल युद्ध था, इसके अंदर किस पार्टी ने? आपकी सोशलिस्ट पार्टी ने। जबकि जो माओवादी थे उसके अंदर कौन शामिल हुई थी? आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम माओवादी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो सोशलिस्ट पार्टी है ना, वो शामिल नहीं, उसने बस जस्ट समर्थन दिया था। याद रखिएगा। तो सन 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता में हासिल हुई। बस सीधा और सिंपल सा है, लोगों के कोई मुद्दे उठ रहे हैं, ठीक है, और उस दौरान जो पार्टी लोगों को साथ देगी, सीधा और सिंपल सा है, उस पार्टी को क्या मिलेगी? हमदर्दी मिलेगी। और आगे का जब इलेक्शन होंगे तो उसी पार्टी को क्या मिलेंगे? आपको वोट मिलेंगे। तो जब ये आंदोलन चल रहा था बोलीविया का, तो जो सोशलिस्ट पार्टी है इसने समर्थन दिया था, तो लोग इसके तरफ क्या हो गए? इनका झुकाव हो गया लोगों का। तो जब इलेक्शन हुए तो ये पार्टी क्या नहीं थी? सत्ता में तो आनी ही थी। तो 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी की सत्ता हासिल हुई थी। इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन आपके होते हैं। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। जो भी संगठन शामिल होते हैं ना, कितने तरीके से? आपके दो तरीके से अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। प्रत्यक्ष भागीदारी यानी कि सबके सामने। अब वो कैसे होगा? आपको पार्टी बनानी पड़ेगी, चुनाव लड़ना पड़ेगा और अपनी एक सरकार बनानी पड़ेगी। इसे बोलते हैं हम प्रत्यक्ष भागीदारी, एकदम सामने खुल के आना, एकदम प्रत्यक्ष भागीदारी। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। बस सीधी और सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी ना खड़ा हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कुछ लोग ही हो सकते हैं ना। तो लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। संभव है नागरिक की इच्छा न हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत न महसूस हो। कहने का मतलब भाई कुछ भी रीजन हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब वो प्रत्यक्ष ढंग से शामिल नहीं हो सकते हर लोग, हर कोई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव होगा, इसलिए वो शामिल नहीं हो रहा, या फिर वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता है। भाई सीधी और सिंपल सी बात है, वो मतदान करके अपने प्रतिनिधि को चुन रहा है।
ठीक है, और जो उसका प्रतिनिधि है वो जाके क्या कर रहा है, आगे उसको प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनके द्वारा चुन के गया है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये आपका लेंथी चैप्टर है, तो इसको मैं यहीं पे आपका ब्रेक कर रहा हूं। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।